हम नमस्कार, लोग तो मैं बहुत डॉक्टर देर दीप। हाँ। हाँ, यस यस सर, सॉरी आज मैं लेट हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला आईएफटीएस द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 1116वें दिवस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का मौन व्रत करेंगे। क्योंकि हम लोग बहुत लेट है, इसलिए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हूँ। आज की एम आई ऑडिबल सर? मेरी आवाज आ रही है? यस यस यस। यस सर, ओके। आज की इस महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक वेबिनार में हमारे बीच उपस्थित है होम्योपैथिक जगत की एक प्रतिभाशाली बहुआयामी एवं समर्पित शिक्षिका एवं चिकित्सक डॉक्टर विपाक्षी वासनिक। डॉक्टर विपाक्षी वासनिक बीएचएमएस से है, एमडी सेक्रेटरी है, एमबीए इन्होंने किया है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से। ये एमबीए योग्यताधारी है तथा वर्तमान में पीएचडी स्कॉलर भी हैं। पीएचडी स्कॉलर के रूप में अनुसंधान में के कार्य में संलग्न है। वे वर्तमान में डॉक्टर उल्हास पाटिल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जलगांव महाराष्ट्र में होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। डॉक्टर वासनिक को 8 वर्षों का क्लिनिकल एवं अकादमिक अनुभव प्राप्त है, जिसके माध्यम से वे विद्यार्थियों को गहन विषय ज्ञान एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं। उनका शिक्षण दृष्टिकोण वैज्ञानिक, व्यवस्थित एवं क्लिनिकल अनुभव पर आधारित है। उनका व्यक्तित्व चिकित्सा प्रबंधन एवं शोध का उत्कृष्ट समन्वय प्रस्तुत करता है, जो उन्हें एक प्रभावशाली शिक्षिका एवं प्रेरणादायक वक्ता बनाता है। आज के इस वेबिनार में हम सभी उनके अनुभव, ज्ञान एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। हम सभी की ओर से डॉक्टर विपाक्षी वासना का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का आपका टॉपिक है फ्रॉम एंजाइटी टू रिकवरी, अ होलिस्टिक होम्योपैथिक अप्रोच। सो डॉक्टर विपाक विपाक्षी वासनिक, आपका आईएफपीएच मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू मैम। Thank you, ma'am. Actually, I यस am सर, not सॉरी। हाय, ओवर टू यू डॉक्टर सर। her. I am him. यस। मैम ने एक्चुअली नाम से लेकर मैं आज कंफ्यूज हो गई थी। आदि जी 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 जी। आदि हाँ आदिप जी। माला जो है बहुत फास्ट भाग रही है, यह जो है हाँ, एक्चुअली जेंट्स मैं को काफी लेट ज्वाइन की हूँ ना सर, इसलिए। न कोई लगाव दिक्कत नहीं। मैडम से है लोगों को आपका जेंट्स नहीं से नहीं, कम है। एक्चुअली नाम नाम से लेकर मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई, इसलिए। जी 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 मैम, जी अच्छा जी जी। ठीक है, बहुत बहुत ये सर धन्यवाद। सर। मैम, अगर आप मुझे एडमिन बनाए तो मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा हाँ, जस्ट अ मिनट वेट सर, मैं देखती हूँ। मैम। जी। सर एक्चुअली मैं होस्ट नहीं हूँ, मैं तो को होस्ट हूँ। मैं हाँ, आपको आप को होस्ट भी बना सकते हैं सर मैम। आप, हाँ अब आप को होस्ट है सर। आप अच्छा, हाँ हम ये सर। शेयर करें? हाँ यस यस सर, अब आप शेयर कर सकते हैं। ओके मैम, स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ, नहीं स्क्रीन विजुअल तो नहीं। हाँ यस, विजिबल अब है, विजुअल। विजिबल है। यस यस, नाउ इट्स विजुअल। ओके ओके। विजिबल है, फ्रॉम एंजाइटी टू रिकवरी। हाँ, यस सर। सो नमस्कार सबको, मेरी तरफ से आज बुद्ध पूर्णिमा की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने एक केस प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। थोड़ा समय कम है तो मैं थोड़ा जल्दी लूंगा। ये जो केस है, ये एक व्यक्ति का, एक पेशेंट की पूरी जो यात्रा रही है पिछले 6-8 महीने की, उसकी यात्रा का एक उदाहरण है। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक का नाम दिया है फ्रॉम एंजाइटी टू रिकवरी, होलिस्टिक होम्योपैथिक अप्रोच। आज के समय में जैसे हम सबको पता है कि एंजाइटी एक बहुत आम समस्या है, खासकर वर्किंग प्रोफेशनल्स, युवाओं में। लेकिन क्या हर एंजाइटी के पीछे सिर्फ मानसिक ही कारण होते हैं, या इसके पीछे कुछ फिजिकल या कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं? वो इस केस में आज हम देखेंगे कि जैसे एक सही होम्योपैथिक रेमेडी चूज करने के बाद भी ये पेशेंट में कुछ सुधार नहीं हुआ, और कैसे सिर्फ एक सिंपल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ने पूरे केस को प्रभावित किया है। यह केस हमें यह सिखाएगी कि
सही इलाज सिर्फ दवा देने से नहीं होता है, बल्कि मरीज का जो समग्र रूप से हम जो पेशेंट को समझते हैं, जिसको होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, उससे पेशेंट का समग्र ट्रीटमेंट होता है। वो आज हम इस केस में देखेंगे। सो मेरा जो केस है ये क्लिनिक में एक एक्सपेक्टेशन के साथ आया है कि उसकी एंजाइटी और बाकी के जो अन्य कंप्लेंट्स हैं उसमें उसको इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिले। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न उसका यह भी था कि उसे एलोपैथिक मेडिसिन जो कि उसको नींद के लिए दी गई थी, उस पर उसकी डिपेंडेंसी हो गई है। तो वह उन दवाओं पर जो निर्भरता हो है उसकी, उससे वो निकलना चाहता है, और साथ में मैं होम्योपैथी की मदद से उसकी एंजाइटी के जो कंप्लेंट्स है उससे भी उसको बाहर निकलना है। ये पर्पस के साथ ये पेशेंट मेरे क्लिनिक में आया था। सो हिस्ट्री प्रेजेंटिंग इलनेस में अगर हम देखेंगे तो मरीज बताता है कि पिछले 5-6 महीने से उसकी हेल्थ धीरे धीरे खराब हो रही है। इसकी इसी समय के आसपास उसको अपनी जॉब चेंज करनी पड़ी। पहले वो एक्चुअली टीसीएस नाम की एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विस आजकल बहुत चर्चा में है, इसमें काम करता था वो। लेकिन अब वो कॉग्निजेंट नाम की एक दूसरी आईटी इंडस्ट्री में काम करता है, कंपनी में काम करता है। तो जॉब चेंज जब उसने पेशेंट ने किया तो उसकी लाइफ में स्ट्रेस भी बढ़ गया, क्योंकि उसमें उसको थोड़ा अन्य जिम्मेदारियां भी मिली। तो उसकी वजह से वो लगातार एंजाइटी में रहने लगा। उसका मूड लो रहने लगा, छोटी छोटी बात पे पेशेंट को है इरिटेबिलिटी होने लगी, कंसंट्रेशन भी कम हो रहा है, काम करने का मोटिवेशन भी घट गया है। तो ये सब यह बताता है कि उसकी एंजाइटी जो कि शाम के समय स्ट्रेसफुल सिचुएशन में और क्लाउडी वेदर के समय बढ़ जाती है, ये भी इस केस में आपको देखने मिलेगा। तो यह केस में हम देखते हैं कि मेंटल सिम्टम धीरे धीरे कैसे डेवलप हुए हैं, और जॉब चेंज करने के बाद वो और ज्यादा बढ़ गए हैं। ये हम इस केस में देखेंगे आज। सो तो सीधा हम चीफ कंप्लेंट्स पे आ जाते हैं। तो इस स्लाइड में हम देखेंगे कि पहले उसके जो कंप्लेंट्स थे वो पहले कम थे, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ने शुरू हो गए। पिछले 5-6 महीने से सिम्टम जो है धीरे धीरे बढ़ते गए, और क्लियरली प्रोग्रेसिव नेचर में के सिम्टम्स हैं। मेंटल सिम्टम्स में अगर हम देखें तो पेशेंट को एंजाइटी, लो मूड, इरिटेबिलिटी, मेंटल डलनेस, पुअर कंसंट्रेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन की कमी है। ये सारे सिम्टम्स पेशेंट की डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। मोडेलिटीज की अगर हम बात करें तो उसको ऑल कंप्लेंट्स आर एग्रेवेटेड इन इवनिंग, एग्रेवेटेड इन क्लाउडी वेदर, स्लीप डिस्टर्बेंसेस को दिक्कत होती है, अनरिफ्रेशिंग स्लीप का भी दिक्कत है पेशेंट को, और डिफिकल्टी इन इनिशिएशन स्लीप। मतलब पेशेंट बताता है कि मैं सोता हूँ तो मुझे नींद आने में बहुत समय लगता है। नींद लाने के लिए उसको जेलोपियन नाम का एलोपैथिक मेडिसिन है वो लेना पड़ता है। और अगर कोई स्ट्रेस हो या एंजाइटी हो तो उसकी नींद पूरी तरीके से चली जाती है। सुबह पेशेंट जब सो के उठता है तो अनरिफ्रेश रहता है और चिड़चिड़ाहट होती है। फिजिकल जनरल्स में अगर हम देखें तो पेशेंट लीन थीन बिल्ड है, डार्क कॉम्प्लेक्शन का है, कर्ली हेयर्स हैं, पर्सपिरेशन उसका मॉडरेट है, खासकर पाम्स और सोल्स में उसको ज्यादा पसीना आता है, और थर्मली पेशेंट चिली नेचर का है। और उसके अगर क्रेविंग एवर्जन्स को हम थोड़ा ध्यान से देखें तो उसको क्रेविंग फॉर स्वीट्स है, क्रेविंग फॉर सावर थिंग्स है, और हाइट का डर है, उसको फियर ऑफ हाइट्स है। एडिक्शन का कोई हिस्ट्री फिलहाल तो नहीं है हमारे केस में। और पास हिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो उसको 2021 की फरवरी में कोविड हुआ था, लेकिन वो बिना किसी हॉस्पिटलाइजेशन के वो नॉर्मली वो ठीक हो गए। कोई सर्जरी का हिस्ट्री नहीं है। सो ओवरऑल फिजिकल जनरल्स अगर हम पेशेंट का देखें तो एक क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड हम पेशेंट का देते हैं, जो मेंटल सिम्टम्स के साथ रेमेडी सिलेक्शन में हमारी मदद करेंगे। इस स्लाइड में हम पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री और एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स को समझते हैं। फैमिली हिस्ट्री में देखें तो उनके पिता को 7 साल से हाइपरटेंशन है, माता जी को डायबिटीज है, 8 सालों से दोनों एलोपैथिक मेडिकेशन में है, और बाकी कोई अन्य दिक्कत सिस्टमिक एग्जामिनेशन में नहीं दिखाई देती। लाइफ स्पेस, अगर हम इस स्लाइड में हम पेशेंट की अर्ली लाइफ और चाइल्डहुड हिस्ट्री को समझते हैं, क्योंकि यहीं से हमको पेशेंट का जो प्रेजेंट मेंटल स्टेट है वो समझने में मदद होगा। तो मैं एकदम शॉर्ट में आपको ये चीज बता दूंगा। तो पेशेंट जैसे एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पला बड़ा है, जहाँ डिसिप्लिन काफी स्ट्रॉन्ग था, उसके पिताजी काफी कंट्रोल मतलब नेचर के थे, वो काफी कंट्रोल करते थे।
बचपन से ही पेशेंट इंटेलिजेंट है, क्विक लर्नर है, एम्बिशियस है, एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन अ, एक खास बात यह है कि वो एक्सपेक्टेशन के प्रति बहुत सेंसिटिव है। एग्जाम के समय उसको बहुत एंजाइटी होती थी, अच्छी तैयारी के बावजूद उसको डर रहता था कि वो फेल ना हो जाए, कि उसके पिताजी काफी कंट्रोल नहीं चाहिए था, पिताजी से डर। उसको हमेशा ही नेगेटिव इनकम्स के मतलब इस परीक्षा में फेल हो जाएगा अच्छी तैयारी के बावजूद, ऐसा फील होता था। उसको बार बार रीअश्योरेंस किया जाता था, उसके बाद भी उसकी एंजाइटी जो है वो कम नहीं होती थी। उसका नेचर बचपन से ही थोड़ा सा इम्पल्सिव है, टॉकेटिव है, जल्दबाजी में काम करने की टेंडेंसी दिखाई पड़ती है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बचपन से उसको फियर ऑफ हाइट है, जिसके कारण वह टेरेस या बालकनियां अवॉइड करता है आज भी। तो ओवरऑल अगर हम पेशेंट का बचपन देखें तो पेशेंट बचपन से ही एंशियस है, फियरफुल है, हरीड नेचर के क्लियर ट्रेट्स हमको दिखाई पड़ते हैं। एजुकेशनल और अभी अर्लियर कैरियर की अगर अपन बात करें तो पेशेंट ने एजुकेशन में काफी अच्छा एजुकेशन किया, उसने आईटी में बीटेक किया है, मतलब बीटेक किया उसने। और उसके बाद वो बहुत कम्पिटिटिव हार्ड वर्किंग रहा है। वो हमेशा एम के साथ रहता था कि उसको टॉप परफॉर्मेंस करना है। इसके साथ ही प्रेजेंटेशन और वाइवा के पहले उसको काफी एंजाइटी महसूस होती थी। इंटरव्यूज में या किसी इंपॉर्टेंट इवेंट के पहले उसको रेस्टलेसनेस, छाती में धड़धड़ाहट होना की जैसी फीलिंग आती थी। और पेशेंट को ऐसा फील होता कि जल्दी जल्दी काम खत्म करें। वो अक्सर ही असाइनमेंट्स और टास्क अगर कोई दिया जाता है उसको तो वो जल्दबाजी में कंप्लीट करता है, क्योंकि उससे वो डेडलाइन को लेकर अंदर ही अंदर उसकी एंजाइटी बनी रहती है। अगर तो उसको डेडलाइन दी जाए तो उसकी एंजाइटी बढ़ जाती है। तो हमेशा पेशेंट सेल्फ डाउट में भी रहता है। हम देख सकते हैं कि चाइल्डहुड के ट्रेट्स का जब वो पेशेंट अडल्टहुड में जब आया तो उसकी ये कंप्लेंट्स इंटेंसिफाई हो गई है, जो उसके प्रेजेंट कंप्लेंट्स के साथ सीधे तौर पे जुड़े हुए। अगर हमें अगर अब हम पेशेंट की करंट लाइफ देखें तो पिक्चर काफी क्लियर हो जाती है। यह व्यक्ति मतलब इस समय अराउंड 50 से 60 घंटे काम करता है। जॉब का नेचर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है, जिसमें कांस्टेंट मल्टीटास्किंग करना, टाइट डेडलाइन में काम करना शामिल है। मतलब पेशेंट के माइंड को रेस्ट लेने का मौका नहीं मिलता। दिन में ज्यादातर समय पेशेंट इंडोर रहता है, एसी में रहता है। और वीकेंड के समय भी ज्यादातर वो घर के अंदर या तो रेस्ट करते हुए बिताता है या डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए निकाल देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, आउटडोर एक्सपोजर बिल्कुल कम है। और एकदम मिनी शॉर्ट में अगर हम उसकी डेली रूटीन देखें तो सुबह जल्दी उठता है, अनरिफ्रेशिंग स्लीप, क्योंकि वो नींद उसको ठीक से नहीं आती है। जनरली वो सुबह का नाश्ता भी करता नहीं है, क्योंकि अगेन जल्दबाजी में काम करता है तो नाश्ता छोड़ देता है। और चाय कॉफी के ऊपर जनरली वो निर्भर करता है सुबह। दोपहर के समय अगर खाना देखे तो उसका लंच आवर भी अगेन इरेगुलर है, ठीक से लंच नहीं करता है, क्योंकि वो टाइट जॉब की डिमांड हाई परफॉर्मेंस वाली है। तो जनरली वो फास्ट फूड या जो क्विक जल्द से जल्द कोई चीज खाना आ जाए वो कंज्यूम करता है। शाम के समय भी अगेन मल्टीपल कप्स ऑफ कॉफी हो जाते हैं उसकी शुगर और मिल्क के साथ, तो वो भी है। रात के समय वो जनरली बहुत भूखा महसूस करता है, उसको बहुत ज्यादा भूख लगती है तो बहुत ज्यादा हैवी डिनर करता है। और रात को सोने जाता है तो फिर से वही एंजाइटी थॉट की वजह से उसको नींद नहीं आती। तो ये ओवरऑल उसका डेली रूटीन है। फैमिली एंड सोशल लाइफ अगर हम पेशेंट की देखें तो काफी स्ट्रेसफुल और अनबैलेंस्ड है। इसमें भी आप सीधा असर देखेंगे तो उसका जो जो एंजाइटी और ये जो दिक्कत है उसकी, ये उसकी फैमिली लाइफ में भी नजर आता है। मैं व्यक्ति मैरिड है, रिस्पॉन्सिबल भी है, लेकिन मेंटली हमेशा ही प्री ऑक्यूपाइड रहता है काम में। उसकी वाइफ से जब बात की गई इंटरव्यू के समय तो उसने कहा कि छोटी छोटी बातों को लेकर ओवर थिंक करता है और माइनर स्ट्रेस और एंजाइटी की तरह रिएक्ट करता है छोटी छोटी बातों पे। सोशल लाइफ की बात करें तो अक्सर सोशल गैदरिंग अवॉइड करता है, अंदर ही अंदर रेस्टलेस रहता है। और उसको एक फियर भी रहता है कि लोग उसे जज करेंगे, खासकर उसके स्किन टोन को लेके, क्योंकि उसका स्किन थोड़ा डार्कर शेड पे है। तो उसको लगता है कि लोग उसे जज करेंगे, उसको चिढ़ाएंगे, इसलिए वो जनरली फैमिली फंक्शंस जाना और सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करता है। पंचुअलिटी को लेके भी वो अननेसेसरी टेंशन में रहता है। नेचर वाइज पेशेंट काफी अफेक्शनेट है, लेकिन पेशेंस की बहुत कमी है।
जब स्ट्रेस बढ़ता है तो उसकी इरिटेबिलिटी दिखाई पड़ती है। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि पेशेंट बाहर से तो कॉन्फिडेंट दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको फेलियर का, क्रिटिसिज्म का बहुत स्ट्रॉन्ग फियर है। ये अक्सर ये नेगेटिव आउटकम इमेजिन करता रहता है, और यहाँ तक कि रूटीन कमिटमेंट से भी पहले वो बहुत एंशियस हो जाता है। रूटीन कमिटमेंट्स मतलब जैसे कि कोई मीटिंग है, उसको 6 बजे ज्वाइन करना है, 8 बजे ज्वाइन करना है, तो भी उसको एंजाइटी होगा। ये उसको बहुत सालों से काम कर रहा है, फिर भी उसको एंजाइटी रहती है। तो वो रूटीन कमिटमेंट से पहले भी पेशेंट इज वेरी एंशियस। सो ओवरऑल हम देखें तो उसमें उसकी सिर्फ एंजाइटी सिर्फ पर्सनल लेवल तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उसकी रिलेशनशिप और उसके जो सोशल इंटरेक्शन है, उसको भी उसकी एंजाइटी जो है अफेक्ट कर रही है। सो तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रेशन अगर देखें पेशेंट का, तो जो कि हमको लाइफ स्पेस से रिवील होता है, तो पेशेंट का एंटिसिपेटेड एंजाइटी है, फियर ऑफ हाइट है, फियर ऑफ फेलियर है, रेस्टलेसनेस है, हरीड बिहेवियर है, और साथ में इम्पल्सिवनेस। तो डायग्नोसिस पे अगर हम जाएं तो उसका जो डायग्नोसिस है वो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, जो कि हम सामने देख सकते हैं। आईसीडी 10 कोड के हिसाब से वो F41.1 कोड में आता है, और की फीचर्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। एंड जस्ट ब्रशिंग आउट डिफरेंशियल डायग्नोसिस की अगर अपन बात करें, तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के अलावा हम यहाँ पे पेशेंट का अगोराफोबिया, पैनिक डिसऑर्डर और न्यूरोस्थेनिया देख सकते हैं। एगोराफोबिया इसीलिए क्योंकि उसको एंजाइटी है, ओपन एंजाइटी है, बाहर जाता नहीं है, पब्लिक प्लेसेस पे जाता नहीं है। पैनिक डिसऑर्डर इसीलिए क्योंकि रिकरेंट सडन उसको एंजाइटी होने लगती है। ऑटोनॉमिक सिम्टम जैसे कि छाती में दर्द दर्द होना, हाथ पैर में पसीना, पाम्स एंड सोल्स में पसीना आना, वो हमको दिखाई देता है। न्यूरोस्थेनिया इसीलिए क्योंकि मानसिक तौर पे पेशेंट मेंटली फटीग है, इरिटेबिलिटी है। तो लेकिन ये सब चीजें पेशेंट का डायग्नोसिस नहीं है। पेशेंट का फाइनल डायग्नोसिस जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो वो इसीलिए क्योंकि जो भी पेशेंट हमने देखे हैं, जैसे कि हमारे केस में अगर अपन देखें तो एंजाइटी 5 to 6 months है, एंटिसिपेटरी एंजाइटी है, रेस्टलेसनेस है, हरीड बिहेवियर है, पल्पिटेशन है, स्वेटी पाम्स, अनरिफ्रेश स्लीप, ये सारे सिम्टम जो है जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर की तरफ इशारा करते हैं। इसलिए मेरा डायग्नोसिस जो फाइनल डायग्नोसिस है वो जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो केस प्रोसेसिंग में अगर अपन जाते हैं तो टोटलिटी सिम्टम्स में अगर हम देखें, तो मेंटल सिम्टम, फिजिकल सिम्टम्स वही उनको ही मैंने टोटलिटी में लिया है। तो तो जिसमें एंजाइटी अबाउट फेलियर, एंटिसिपेटरी एंजाइटी, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ हाइट, रेस्टलेसनेस, और ये सारे सिम्टम्स हम देख सकते हैं। फिजिकल जनरल्स आप सब देख ही रहे हैं सामने, एक्सट्रीम फटीग, डिफरेंट स्लीपनेस, aggravation in cloudy weather, profuse perspiration, palms and soles, craving for sweets, desire for sour things, etc. सो जब हम ये सिम्टम्स को रेपर्टाइजेशन में, रूब्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, तो दिस इज द रूब्रिक। अच्छा, ये जो टोटलिटी बनाई है ये केंट के क्या कहेंगे, केंटियन टोटलिटी, केंटियन अप्रोच से बनाई गई है, क्योंकि मेंटल सिम्टम्स बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक है इसमें, इस केस में, इसलिए हमने केंटियन अप्रोच लिया है टू प्रिपेयर दिस टोटलिटी। सो अगेन कन्वर्जेंट द रूब्रिक्स को देखे तो केंटियन अप्रोच से ही किया है। रेपर्टाइजेशन यहाँ आपको ठीक से नजर नहीं आ रहा, बट किया मैंने मोबाइल डिवाइस में किया था, तो वो शायद ठीक से नजर नहीं आया। लेकिन फाइनल सिलेक्शन और रेमेडी अगर आप देखें तो इट इज अर्जेंट नाइट्रेट। और ये मेरे फॉलोअप क्राइटेरिया है। जब पेशेंट मेरे पास नेक्स्ट फॉलोअप में आएगा, तो इन क्राइटेरियाज के ऊपर मैं पेशेंट का फॉलोअप लूंगा आफ्टर रिलीजिंग द अर्जेंटम नाइट्रिकम, जैसे एंजाइटी विद रेस्टलेस, इरिटेबिलिटी, डिफिकल्ट इन कंसंट्रेशन, डिफिकल्ट इन फॉलिंग स्लीप, अनरिफ्रेश स्लीप, थॉट्स एट नाइट, क्योंकि ये स्लीप से जुड़े हुए कंप्लेंट्स है इसके। एंड जेलोपेन एलोपैथिक ड्रग, क्योंकि वो ड्रग खाए बिना पेशेंट को नींद नहीं आता। सो दिस इज द फर्स्ट फॉलोअप। पेशेंट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के बाद पेशेंट की रिकवरी कैसी रही वो हम देख सकते हैं। 4/4/2025 को पहली बार पेशेंट आया था, तो इसी समय हमने केस डिफाइन किया था और उसको अर्जेंट नाइट्रिकम 1 mg सिंगल डोज दिया था। पेशेंट को अर्जेंट नाइट्रिकम 1 mg हमने इसलिए दिया है, आप ऊपर उसमें देख सकते हैं कि पेशेंट की ससेप्टेबिलिटी मॉडरेट टू हायर साइड पे है, करेक्टरिस्टिक मेंटल सिम्टम्स ज्यादा है, इसीलिए हमने हायर पोटेंसी सिलेक्ट किया है। तो पेशेंट का ससेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स हायर साइड है, इसीलिए हमने हायर पोटेंसी सिलेक्ट किया। सो सेकेंड वीक, सेकेंड जो विजिट है पेशेंट का, यह थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक हफ्ते बाद करीब पेशेंट आया था। तो 12 अप्रैल को जब पेशेंट आया, तो
इनकरेजिंग रिजल्ट्स थे। सिम्टम चेंजेस देखें तो मुख्य सुधार उसका 20 से 30% के बीच में हम देख सकते हैं। लेकिन कुछ सिम्टम्स जो थे उसके एस्क्यू थे। कुछ सिम्टम्स मतलब जैसे कि स्लीप रिलेटेड जो कंप्लेंट्स थे उसके, डिफिकल्ट इन फॉलिंग स्लीप, अनरिफ्रेश स्लीप एंड थॉट एट नाइट, 4 5 6। तो 4 5 6 जो सिम्टम्स थे उसके वो एसक्यू थे। बाकी कंप्लेंट्स में थोड़ा सुधार था। और 7वां नंबर का जो पॉइंट है जिसमें ड्रग मतलब जेलोपिन ड्रग लेने की जरूरत पड़ी थी क्या, तो उसको लेनी पड़ी थी प्रजनन नाट्यक्रम शुरू करने के बाद। तो मेरा रेमेडी एनालिसिस ऐसा है कि इम्प्रूवमेंट मेंटल कंप्लेंट्स में था विदाउट एनी एग्रावेशन। तो हमने फिर सिमिलर मेडिसिन को रिपीट किया है फॉर अगेन सिंगल डोज फॉर 1 वीक। अब 17 अप्रैल का अगेन तीसरा फॉलोअप था। इसमें हम देखें तो कुछ प्रोग्रेस अच्छा है। सिम्टम चेंजेस अगेन 30% से ज्यादा रिकवरी है। और स्लीप कंप्लेंट्स 4 5 6 में अभी भी अगेन एस्क्यू में पेशेंट, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है और एलोपैथिक ड्रग लेने की जरूरत पड़ी है। तो यहाँ पे एक्चुअली मेरा एनालिसिस ऐसा है कि मेडिसिन अपना काम तो कर रही है, लेकिन सुधार की रफ्तार इतनी नहीं है जितनी एक हम हाई ससेप्टेबिलिटी के पेशेंट में उम्मीद करते हैं। यानी कि इम्प्रूवमेंट अप टू द मार्क नहीं था। यहाँ पे एक बड़ा ऑब्जर्वेशन ये है कि पेशेंट को जो नींद से जुड़ी हुई स्लीप कंप्लेंट्स थी वह एसक्यू है। तो मेरा मुझे ऐसा लगता था कि उसके वर्क शिफ्ट काफी इरेगुलर है, कभी वो सुबह जाता है कॉलेज कंपनी में, कभी शाम को जाता है। तो अनिश्चित जो उसका वर्किंग शिफ्ट है ये यहाँ पे मेंटेनिंग कॉज का काम कर रहा है उसके स्लीप वाले कंप्लेंट्स में। तो मेरा मुझे ऐसा लगता है कि अर्जेंटिना काम कर रहा है, लेकिन उसका जो डेली रूटीन है वो डिस्टर्ब्ड है काम की वजह से। तो मेंटेनिंग कॉज जैसा काम कर रहा है, इसीलिए वो ठीक से स्लीप कंप्लेंट्स इंप्रूव नहीं होने दे रहा। तो इन चीजों को ध्यान में रख के फिर से अगेन मैंने अर्जेंटिना रिपीट किया था अगेन 1 m सिंगल डोज फॉर 1 वीक। फिर जब हम 26 अप्रैल की विजिट पे देखे तो यहाँ थोड़ा पेशेंट रिकी हो गया है। यहाँ पे रिकवरी की रफ्तार अगेन बढ़ नहीं रही है, उल्टा पेशेंट एसक्यू हो गया। सब जो अभी तक जो इम्प्रूवमेंट था पेशेंट वहाँ के स्टकअप हो गया। सारे कंप्लेंट एसक्यू थे। पेशेंट की स्थिति में कोई चेंजेस नहीं आया, स्टैंड स्टिल में है। पेशेंट को कोई न्यू कंप्लेंट नहीं है, लेकिन पुरानी कंप्लेंट जो है वो जस की तस बनी है। और फिर मुझे लगा कि अगेन यहाँ पे इरेगुलर वर्किंग शिफ्ट जो है पेशेंट का वो मेंटेनिंग कॉस्ट की तरह काम कर रहा है, इसीलिए स्टैंड स्टिल आ गया है। तो हमने यहाँ पे तो मुझे लगा कि यहाँ पे शायद डोज बढ़ाना चाहिए पेशेंट का, क्योंकि जो हम 1 m सिंगल डोज दे रहे हैं पेशेंट को वो सफिशिएंट नहीं है। इसीलिए हमने अर्जेंटिना 1 m के 3 डोजेस बढ़ाए, ताकि और थोड़ा जो डायनामिक लेवल पे जो उसको सपोर्ट मिलना चाहिए वो हम बढ़ा सकें। इसीलिए हमने यहाँ पे अर्जेंटिना का सिंगल डोज हटा के 3 डोज कर दिया। जैसे हमको पता है कि जब केस रुक जाता है, स्टैंड स्टिल पे जाता है, तो या तो मेडिसिन का डोज बढ़ाना पड़ता है या फ्रीक्वेंसी मतलब बदलाव करना पड़ता है। यहाँ पे हमें पेशेंट का जो फ्रीक्वेंसी है, ड्रग का फ्रीक्वेंसी सॉरी, वो बढ़ा दिया। 2 मई के विजिट में पेशेंट आया तो वो एकदम पुराने कंप्लेंट्स के लिए नहीं आया, उसको नई दिक्कत थी। पेशेंट अक्यूट सिम्टम्स के साथ आया था। तो जैसे हम देखें उस पेशेंट को फीवर था 2 दिन से, उसने खुद से टैबलेट डोलो 650 ले लिया था। थर्स्ट उसका इंक्रीज था, स्टूल वाटरी था, मतलब बेसिकली उसको फीवर था, डायरिया, वोमिटिंग, सर में दर्द होना, लोअर बैक में पेन होना, जनरलाइज्ड वीकनेस। फीवर जब हमारे पास आया था 101.2 टेम्परेचर था। तो बेसिकली डायग्नोसिस मेरा हीट स्ट्रोक ही था। तो हमने उनका जो पुराना मेडिसिन था अर्जेंटिनाइट्रिक का वो हमें रोकने बोला, और उनको ग्लोनाइन 1 m TDS फॉर 3 डेज दिया, ताकि उसका जो जो हीट स्ट्रोक वाले कंप्लेंट्स है मैनेज हो सके। और साथ ही हमने उसको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट भी दिया था, कोकोनट वाटर, थोड़ा लाइट खाने का भी हमने एडवाइस दिया था कि उसके कंप्लेंट जो है वो जल्द से जल्द निकल जाए। सो ग्लोनाइन देने के बाद उसका फीवर में हम बहुत तेज बदलाव देखते हैं। फीवर उसका चला गया, थर्स्ट नॉर्मल हो गया, स्टूल नॉर्मल हो गई। उसने डोलो 650 फिर दोबारा नहीं लिया, लेकिन नेप्रोक्सिन भी उसने नेप्रोक्सिन और डोलो दोनों उसने पिछले 3 दिन से नहीं लिए थे। नेप्रोक्सिन उसने लिया था सर दर्द के लिए और डोलो 650 लिया था फीवर के लिए। तो दोनों मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब हमारा जो ग्लोनाइन था वो ठीक से काम किया। जनरलाइज वीकनेस बनी थी और उसका जो पेन इन बैक था वो भी उसका बना हुआ था। तो हमने पेशेंट को फिर एसएल पे रखा, ताकि क्योंकि मेडिसिन काम करेगा तो हम पेशेंट को एसएल पे रखा और उसको फिर
3 दिन बाद आने बोला। यहाँ पे रेमेडी रिस्पॉन्स मेरा ऐसा था कि ग्रेजुअल एम्बुलेशन है पेशेंट के एक्यूट कंप्लेंट्स में, कोई नया कंप्लेंट नहीं है, तो हमने बस उस मेडिसिन का जो एक्शन है उसको चलने दिया बिना किसी डिस्टर्बेंस के। लेकिन फिर जब पेशेंट 10 तारीख को वापस आया तो यहाँ पे पेशेंट बोल रहा है कि उसको हड्डियों में दर्द जो था, जैसे बैक एक कंप्लेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेशेंट का पेन इन बैक 3+SQ ये उसका बना हुआ है। ये उसको तब समझ में आया जब उसको फीवर का स्पाइक है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब पहली बार जब पेशेंट हमारे पास आया था ट्रीटमेंट लेने के लिए, तब उसने ये बैक के कंप्लेंट्स मुझे बताए ही नहीं थे। उसने सिर्फ एंजाइटी के कंप्लेंट्स मुझे बताए थे और कहा था कि मुझे ड्रग डिपेंडेंसी जो है ज़ैलोपेग उससे निकलना है। फीवर आने के बाद पेशेंट को खुद को याद आया कि उसको बैकएक का भी कंप्लेंट है, जो बताना भूल गया। तो वो फिर 10 तारीख को उसने बताया, तो यहाँ पे हमने रीकेस्टिकिंग किया। तो रीकेस्टिकिंग में हमको नया डेटा मिला उसके ज्वाइंट रिलेटेड कंप्लेंट्स में, जिसमें हम देख सकते हैं कि अगेन फिर से 5 से 6 महीने से उसको ज्वाइंट में पेन है, ज्वाइंट में वीकनेस है, क्रैम्प्स आते हैं, मसल में ट्विचिंग आता है, हैवीनेस होता है। ये सारे कंप्लेंट्स एग्रेवेट होते थे क्लाइंबिंग स्टेयर्स में, राइजिंग अप फ्रॉम सिटिंग, बैठ के उठता है तो कमर में दर्द होता है, एक्सर्शन चलता फिरता है तो तब दिक्कत होती है, रात में क्रैम्प्स बढ़ जाते हैं, डल लीकिंग टाइप ऑफ पेन है उसका, स्टिफनेस है जॉइंट्स में, एग्रेवेशन कोल्ड वेदर और स्लाइटेस्ट मोशन से उसका एम्बुलेंस होता है। और पेशेंट अगर रेस्ट करे तो पेशेंट फील्स बेटर। तो ये नया कंप्लेंट नए सिम्टम्स पेशेंट ने हमको दिए 10 तारीख को यहाँ पे 10 मार्च को, इसलिए हमने रीकेस्टिकिंग किया और ये जो नए कंप्लेंट्स है इसको हमने इनकॉर्पोरेट किया हमारे केस प्रोसेस में, क्योंकि ये अगेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स थे तो हमने टोटलिटी भी रिवाइज की अगेन और री रेपर्टाइज भी किया सेम कंप्लेंट्स को। तो अगेन फिर से री रेपर्टाइजेशन किया, फिजिकल जर्नल्स भी जो अभी नए मिले हमको उसको हमने पुरानी टोटलिटी में ऐड किया, फिर से हमने कंप्लेंट्स को रेपर्टाइज किया। तो रेपर्टाइजेशन में सुदैव से कि अर्जेंट नाइट्रिकम ही फर्स्ट कमिंग आउट रेमेडी आई, तो हमने फॉलोअप क्राइटेरिया भी रिवाइज किया। 7 तक तो पुराने थे, 8 9 10 हमने ऐड किया, जिसमें पेन इन मसल्स, मसल क्रैम्प्स और स्टिफनेस इन जॉइंट, ये हमने 3 पॉइंट नए फॉलोअप में ऐड किए। तो अगेन रिकेस्टिंग हमने किया और हमने पेशेंट को एडवाइस किया कि आप ब्लड इन्वेस्टिगेशन करा किया विटामिन D3 का, फॉस्फेट का, विटामिन B12 का। तो वो पेशेंट इन्वेस्टिगेशन 2 दिन बाद करवा के आया। तो हमने इन्वेस्टिगेशन उसने 12 तारीख को किया था। तो उसमें विटामिन D3 लेवल बहुत डेफिशिएंट था, पेशेंट का 11 एन मोल पर लीटर था। सीरम फॉस्फेट लेवल इज नॉर्मल 3.3, विटामिन B12 उसका नॉर्मल रेंज में था। सीरम कैल्शियम इज अगेन वेरी डेफिशिएंट 7.2 mg पर डाइल्यूशन। तो यहाँ पे हमको एक बात समझनी चाहिए कि ये जो कमियां हम देख रहे हैं विटामिन डी में या सीरम कैल्शियम में, ये बहुत छोटी मोटी कमी नहीं है, ये बहुत गंभीर डेफिशिएंसी है। और यहाँ पे हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो विटामिन D3 या जो उसका जो सीरम कैल्शियम कम है, ये अगेन ये मेंटेनिंग का उसका काम कर रहा है उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के क्योर में। तो ये लैब इन्वेस्टिगेशन है, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। तो बायोकेमिस्ट्री B12 करेंगे तो नॉर्मल है, कैल्शियम 7.2। सो यहाँ पे अगर आप सिम्टम के चेंजेस के अगर आप देखें तो अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे हमने पेशेंट को SL पे रख दिया था, यहाँ पे अभी कोई होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं दी हमने। और ये जो हमने इन्वेस्टिगेशंस की जिसमें विटामिन डी और फिट और सीरम कैल्शियम सब कम आया था, तो हमने पेशेंट को सप्लीमेंट एडवाइस की। सप्लीमेंट में हमने पेशेंट को विटामिन D3 600 इंटरनेशनल यूनिट्स रात को देने बोला, और कैल्शियम सिट्रेट माल्टेट जो है 1500 mg वो भी रात को लेने बोला। सीरम कैल्शियम सिट्रेट माल्टेट जो है, ये जो पर्टिकुलर सॉल्ट है कैल्शियम का सप्लीमेंट का, ये सबसे ज्यादा बायो अवेलेबल होता है ह्यूमंस में। मतलब अगर वो 1500 mg खा रहा है
तो इस कारण 60% बॉडी में एब्सॉर्ब होगा, बाकी 40% बॉडी के बाहर चला जाएगा। सप्लीमेंट्स हमने शुरू किया ताकि ये जो मेंटेनिंग कॉस्ट जो मुझे लग रहे थे कि ये है, इसको हम क्योर कर सके, ताकि जब हम दोबारा अर्जेंटा नेट शुरू करें पेशेंट के कंप्लेंट्स पूरी तरीके से निकल जाए। इस थॉट प्रोसेस में हमने पेशेंट को आईएसएल पे रखा और सप्लीमेंटेशन शुरू किया। तो सप्लीमेंटेशन देने के बाद पेशेंट जब फॉलोअप में आया तो आप देखेंगे कि सिम्टम के चेंजेस देखिए आप, जिसमें पेशेंट की एंजाइटी और स्लीप नींद की समस्या 50% से ज्यादा सुधार हो गई है। पीठ का दर्द, जोड़ों का दर्द जो पहले 3+ इंटेंसिटी में था वो कम हो गया। मेंटल फिजिकल लेवल पे पेशेंट फील्स पॉजिटिव, एनर्जेटिक महसूस कर रहा था। तो लगभग सारे ही पैरामीटर में आप देखेंगे तो इम्प्रूवमेंट था। तो जैसे ही शरीर में विटामिन D3 और कैल्शियम की डेफिशिएंसी पूरी होने लगी, हमने उसको तुरंत सुधार दिखने लगा। होम्योपैथी में हमसे मेंटेनिंग कॉस्ट का क्या किया, यहाँ जो विटामिन की कमी थी वो मेंटेनिंग रुकावट के जैसे काम कर रही थी, मेंटेनिंग कॉस्ट की तरह काम कर रही थी। और जैसे हमने उसको न्यूट्रिशन दिया तो पेशेंट को इम्प्रूवमेंट नजर आने लगा। तो अगेन हमने फिर से पेशेंट को एसएल पे रखा और विटामिन D3 और कैल्शियम सिट्रेट जारी रखा। अच्छा, इसमें एक और बात ध्यान रखनी जरूरी है कि विटामिन D3 जो 600 इंटरनेशनल यूनिट्स है और 1500 mg जो कैल्शियम सिट्रेट है, ये मेंटेनिंग डोजेज, मतलब इतनी एक ह्यूमन मेल अडल्ट की डेली रिक्वायरमेंट है। तो हमने उसकी डेली रिक्वायरमेंट ही उसको प्रिस्क्राइब किया ताकि अगेन वो पॉइजनिंग ना हो जाए या ओवर डोजिंग ना हो जाए। इस बात का हम यहाँ पे ध्यान रखा है। यहाँ तो सप्लीमेंट्स ने यहाँ पे अगेन फिर से नेक्स्ट फॉलोअप में आप देखें तो असर दिखाना शुरू किया है। 70% से ज्यादा इंप्रूवमेंट है उसके एंजाइटी वाले कंप्लेंट्स में। नींद जो पहले उसकी अनरिफ्रेशिंग थी वो अभी थोड़ी सी ब्रूट हो गई है। तो सभी पैटर्न्स में लगभग इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा सुधार जो हुआ है पेशेंट का वो विदाउट एग्रेवेशन है। जैसे कि हमने मेंटेनिंग कॉस्ट को सप्लीमेंट्स के जरिए एड्रेस किया, सभी जो पैरामीटर्स है उसमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। फिर अगेन हमने पेशेंट को एसएल पे रखा और पेशेंट को कहा कि आप वो जो विटामिन D3 और कैल्शियम है वो शुरू रखिए। सो ये केस से हमको मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी लर्निंग है, वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो पहला पॉइंट जो है कि इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल जनरल रेमेडी सिलेक्शन। इस केस में पेशेंट के जो मानसिक लक्षण है जैसे कि एंटिसिपेट एंजाइटी कहें या फेलियर कहें या जल्दबाजी वाला बिहेवियर थे, ये सबसे ज्यादा वैल्यू। इससे पेशेंट को हमने जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर भी डायग्नोस किया था। लेकिन जो अगेन इन लक्षणों को जब हमने रेपर्ट्राइज किया था वो अर्जेंट नाइट्रिकम की तरफ इशारा कर रहे थे। हमने मोस्ट सिमिलिमम मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, ट्रीट द पेशेंट। लेकिन मेंटल सिम्टम्स के बेसिस पे जब हमने अर्जेंट नाइट्रिकम पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया तो उतना इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आया जितना कि हमको नजर आना चाहिए था। इसीलिए हम दूसरे पॉइंट की तरफ अगर अपन चाहे तो डिटेल्ड केस हिस्ट्री अगेन हमने सारे जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स है उसको उसके बचपन के साथ कोरिलेट करने की कोशिश की और ये देखने की कोशिश की कि वो जो सिम्टम्स है वो कॉमन सिम्टम है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम उसका कॉन्स्टिट्यूशन पैटर्न हमने लाइफ हिस्ट्री में जाके एनालाइज किया और इससे हमको पेशेंट को गहराई से समझने में ज्यादा मदद मिली। तो वैल्यू फॉर डिटेल्ड लाइफ हिस्ट्री है बहुत जरूरी है इस केस में। इसी केस में हमने पॉइंट नंबर 3 अगर आप देखें तो नीड फॉर इंडिविजुअलाइजेशन। देखिए एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो बहुत ही कॉमन डायग्नोसिस है, लेकिन हर पेशेंट को अलग अलग तरीके से महसूस और पेशेंट इसको एक्सप्रेस करता है। इस केस में पेशेंट को सिर्फ एंजाइटी नहीं थी बल्कि एंटिसिपेशन था, जल्दबाजी थी, फियर डर था, क्रेविंग फॉर स्वीट्स था। ये सब कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम से पेशेंट को इंडिविजुअलाइज हुआ। इसलिए हम पेशेंट को कहते हैं ना नीड फॉर इंडिविजुअलाइजेशन, वो इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट था और इसी इंडिविजुअलाइजेशन की मदद से हम सही रेमेडी तक पहुंच पाए जो कि अर्जेंट नाइट्रिकम था। पॉइंट 4 इज इम्पोर्टेंस फॉर सिस्टमिक फॉलोअप। आप देखेंगे कि पेशेंट ने रेगुलर फॉलोअप दिया था। जब पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स सुधरे तो कंफर्म हो गया था शुरुआती में कि रेमेडी सिलेक्शन बहुत अच्छी थी। मैं बहुत खुश हो गया था कि एक ही इसमें मेरा मेडिसिन बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जब रिकवरी एक जगह पर रुक गई, स्टैग्नेशन आ गया, तो उस ठहराव ने, उस स्टैग्नेशन ने मुझे सोचने को मजबूर किया
और उसने हमें इस तरफ इशारा किया कि हमने दोबारा केस टेकिंग या रीअसेसमेंट करने की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं वो रुकावट जरूर आ रही है, जिसको हम ऑब्स्टेकल इन कंप्लीट क्योर कहते हैं। तो वो दर्द था। फिर जब हमने केस को प्रोसेस किया, फिर से रीकेस टेकिंग किया, तो आपको मेंटेनिंग कॉज मिला, जो कि था विटामिन की डेफिशिएंसी, जो कि कैल्शियम और D3 के फॉर्म में नजर आया। सो पॉइंट नंबर 5 में अगर आप देखें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटेनिंग कॉज, वही मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत जरूरी है पहचान करना अपने केसेस में, क्योंकि अगर हम मेंटेनिंग कॉज को आइडेंटिफाई करके उसको ठीक नहीं करेंगे तो हमारा केस टकअप हो जाएगा और पेशेंट बहुत जल्दी ड्रॉप आउट हो जाएगा। रोल ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये बहुत महत्वपूर्ण था। अक्सर हम होम्योपैथी में सिर्फ लक्षणों पे भरोसा करते हैं, सिर्फ सिम्टम्स पे भरोसा करते हैं, लेकिन इस केस ने हमको ये दिखाया है कि इन्वेस्टिगेशंस जो है वो उसकी हिडन डेफिशिएंसीज को उजागर करता है। और जब भी हमको ऐसा लगता है कि सुधार अधूरा है या कुछ कहीं कुछ सिम्टम्स अनएक्सप्लेन्ड है, तो हम लोग रिपोर्ट्स की मदद लेनी चाहिए। मॉडर्न डायग्नोसिस और क्लासिकल होम्योपैथी को अगर हम इस तरीके से छोड़ें तो पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है, जो कि हमने इस केस में देखा। सेकंड लास्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो होम्योपैथी और न्यूट्रिशन अगेन बहुत जरूरी है। विटामिन D3 और कैल्शियम का सप्लीमेंट शुरू करते ही पेशेंट में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नजर आया, उसको अर्जेंट और नाइट्रिकम की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये साफ दिखाता है कि होम्योपैथी अपना बेस्ट काम तभी करती है जब होम्योपैथिक दवाओं के साथ साथ हम शरीर की जो बुनियादी जो डेफिशिएंसीज हैं उसको ठीक करें। हमने सिर्फ लक्षणों पे ध्यान नहीं देना है, बल्कि जो पेशेंट का जो बायोकेमिकल फाउंडेशन है उसको भी मजबूत करना है, ताकि हमारी जो दवा है वो ठीक से काम करे और कंप्लीट क्योर की तरफ पेशेंट को ले जाए। अंतिम पॉइंट मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आखिरी सीख मेरी ये है कि रैशनल रिपीटेशन, ये केस हमको सिखाता है कि मेडिसिन कभी भी आंख मूंद कर ब्लाइंडली रिपीट नहीं करनी चाहिए। एक समय जब ऐसा हमको लगा कि इम्प्रूवमेंट रुक गया है, तो ओवर प्रिस्क्राइबिंग करने के बजाय केस को दोबारा रिव्यू करना चाहिए, ताकि हम पेशेंट के रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर पाए। और हमें ये भी एक मास्टर इंडियन की बात याद दिलाता है कि वेट एंड वॉच जो है होम्योपैथी में बहुत पावरफुल टूल है। सो ये 8 पॉइंट्स जो हैं ये मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी केस में। मेरे केस में ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। सो यहाँ पे मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और अगर किसी को कोई सवाल हो तो प्लीज आप प्रश्न पूछ सकते हैं। सॉरी, मैंने थोड़ा जल्दबाजी में लिया क्योंकि समय थोड़ा कम था। अभी शायद 5। हाँ, थैंक यू डॉक्टर विपाक्षी वासनिक जी। बहुत अच्छा आपने जो केस प्रेजेंटेशन किए, जो एंजाइटी का एक जो है उबरने का यह समग्र होम्योपैथिक दृष्टिकोण बनाए। तो हमारे डॉक्टर फादर ने क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में बताए हैं मेंटेनेंस कॉज का, इंडिस्पोजिशन फर्स्ट बीमारी का कारण, इंडिस्पोजिशन मेंटेनेंस कॉज ऑफ डिजीज। और तब आए हैं क्रोनिक केस में सोरा एंड साइकोटिक, है ना, सिफिलिटिक। तो क्रोनिक केस जब आता है तो सोरा तो सभी लोग ग्रसित है सोरा से। तो सोरा जो फियर का काम किया, एंसाइकोटिक जो है एंजाइटी का काम किया, है ना। तो हुआ कैसे, तो मेंटेनेंस बीमारी अकॉर्डिंग टू सिम्टम, अकॉर्डिंग टू रूब्रिक्स, मेंटल रूब्रिक्स लिए, और अर्जेंटम नाइट्रिकम का सिलेक्शन बहुत अच्छा है। एंटिसिपेटरी फियर अर्जेंटम नाइट्रिकम का है, एंजाइटी विथ एंटिसिपेटिव एंजाइटी। तो उस आधार पर, लेकिन फिर भी आपने जो है फिजिकल जो विटामिन D का कमी हुआ, तो ये कैसे हुआ, तो छितजल पावक गगन समीरा। अभी के युग में 4 चीज है कि हमारा प्राकृतिक सूरज, पृथ्वी, हम लोग हमेशा जो है जूता मोजा पहन के बैठे रहते हैं क्लिनिक में, जिससे हमारा अर्थ का जो है अ, नहीं मिल पाता है, जो एनर्जी अर्थ में है।
फिर हम लोग रूम बंद करके एसी में बैठे रहते हैं, धूपा नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से विटामिन डी की कमी होती है। तो बीमारी वहां पर जो है इलेक्ट्रिकल डिसबैलेंस, इलेक्ट्रिकल डिसबैलेंस होता, उसके बाद हमारा जो है केमिकल डिस्टरबेंस होता है, केमिकल डिस्टरबेंस आफ्टर हार्मोनियल डिस्टरबेंस, और उसके बाद हम फियर और एंजाइटी में चले जाते हैं। तब जो है हमारा जो है मैकेनिकल डिस्टरबेंस होता है। तो मैकेनिकल तो सिफिलिटिक नेचर हो जाता है, लेकिन फिर भी जो है डिस्टरबेंस होता है और बीमारी ठीक नहीं हो पाता। तो हमको मेंटेनेंस कॉस्ट तो देखना होगा। हम लोग हम लोग जो पैदा हुए हैं बीमार के लिए नहीं पैदा हुए, प्राकृतिक कितना साधन दिया है कि हम बीमार नहीं पड़ सकते हैं, लेकिन हम मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं। तो बहुत अच्छा आपने सिलेक्शन किए, फियर ऑफ एग्जामिनेशन एंड एंजाइटी, ये सब अर्जेंटम नाइट्रिकम का बहुत अच्छा रोल है फियर में। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर थैंक यू सर। त्रिपाठी जी। घर घर धन्यवाद सर। होम्योपैथिक, हर घर होम्योपैथिक, मेन कॉज ऑफ बिल्कुल। डिजीज माइंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होम्योपैथिक साइंस। थैंक यू। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद सर।